हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो आज है तत्काल सीरीज का वीडियो नंबर 4 जी। 3 वीडियोस में हमने ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग के इनफॉर्मल फैलेसीज, टीचिंग के लेवल्स और टीचिंग का एक और वीडियो हमने कर रखा है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी स्टेप्स ऑफ रिसर्च। देखिएगा जी, स्टेप्स या प्रोसेस कहने का क्या मतलब होता है, आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझिएगा कि जैसे अगर हम लोग चाय बनाने का प्रोसेस कहें कि चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, तो सिंपली क्या करते हैं, पानी लिए, उसको गैस में चढ़ाया, चढ़ाने के बाद फिर उसमें चाय पत्ती डाली, थोड़ा उबाला, चीनी डाला और भी बहुत आइटम्स इंग्रेडिएंट्स डाले और लास्ट में दूध डाला, फिर बाद में उसको ये कर लिया, तो बना क्या फाइनली चाय। नहीं, चाय बनाने के प्रोसेस में हमने जिन जिन चीजों को यूज किया और फाइनली हमने क्या बनाया, चाय। तो बेसिकली स्टेप्स ऑफ रिसर्च कहने का मतलब यही हुआ कि रिसर्च में हम शुरू क्या कैसे करें और उसका अंत क्या होगा, फाइनली रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। नहीं, जैसे चाय बनाने के प्रोसेस में हमने शुरू किया था किससे, पानी से, और उसको ये करने से लास्ट में क्या हमें मिला, चाय। तो उसी तरह से रिसर्च के प्रोसेस का मतलब ये होता है कि भाई साहब शुरुआत कहां से करें, रिसर्च की बेसिक चीजें कहां से होंगी और अंत में हम कहां तक पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास में और करते हैं डिस्कशन। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लास्ट में रिसर्च के प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। आइए चलते हैं, देखिएगा जी क्या बोल रहा है, बोल रहा भाई रिसर्च क्या होता है ना, क्या होता है जी रिसर्च। ये देखिएगा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ये देखिए, कह रहा है रिसर्च क्या होता है, वर्ड पे जाइएगा थोड़ा, है ना, पहले रिसर्च समझते हैं फिर प्रोसेस समझेंगे। वर्ड पे जाइएगा, कह रहा है री प्लस सर्च, यानी कि री मीन्स क्या, अगेन, और सर्च मीन्स फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना। नहीं, री मीन्स अगेन और सर्च मीन्स फाइंड आउट करना। आप मुझे एक बात बताइए, अगेन फाइंड आउट करना मतलब, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं पहले से कुछ एग्जिस्टिंग है, कोई चीज एग्जिस्ट करेगी, कोई चीज पहले से होगी तभी तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे। दोबारा मतलब अगेन, तो उसके पहले होना चाहिए ना भाई कुछ। जैसे ये रिमोट है, खराब हो गया, तब हम इसे दोबारा बनाने जाएंगे। लेकिन अगर मैं रिमोट का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि यहां सामने पास में पड़ा होता है तो इजी होता है मेरे लिए। खैर कोई भी चीज, आते हैं पॉइंट पे। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं क्या करेंगे, री मीन्स अगेन और सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, मतलब किसी चीज को दोबारा फाइंड आउट करना। तो दोबारा कहने के लिए पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग में कुछ होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि रिसर्च का मतलब होता है वैसी चीजों को फाइंड आउट करना जहां पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा हो। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई प्रॉब्लम है हमारे, आपके कॉलेज, आप कॉलेज गए होंगे या फिर कहीं इस किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा बेसिक चीजें कि मान लेते हैं किसी जगह पे लाइब्रेरी नहीं है, तो क्या है, वो एक प्रॉब्लम है। चूंकि अब लाइब्रेरी ही नहीं होती तो प्रॉब्लम को हम कैसे करते, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे उस पे लाइब्रेरी जो नहीं है उस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई साहब लाइब्रेरी क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, और फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे क्या, कि फाइनली हो सकता है हम चले जाएं प्रिंसिपल के पास, उनको एप्लीकेशन देंगे, सर देखिए लाइब्रेरी नहीं है, हमने ये चीजें फाइंड आउट करी है, इन स्टूडेंट से बात किया है, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी के लिए एक आवाज उठाएंगे और जाके प्रिंसिपल को दे देंगे। प्रिंसिपल हो सकता है उस लाइब्रेरी को जल्दी इश्यू करवा दे। नहीं, तो रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे हम कुछ नई नॉलेज को लेके आते हैं। नहीं, हाँ जी, तो रिसर्च का मतलब बेसिकली यही हो गया जी कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग में है वहां हमने देखा, उसको स्टडी किया, उसको समझा, और वहां समझने के बाद मेरे जो व्यू पॉइंट्स थे उससे मैच नहीं किए, उस व्यू पॉइंट जो मेरे से मैच नहीं किए, फिर उस पे हमने करना क्या शुरू किया, काम शुरू किया उस पे करना, और उस फिर वो जो जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज कर रखा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैच किया, वो मैच नहीं हुआ, और जो मैच नहीं हुआ उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम आगे बढ़े, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम लोग आगे उस पे काम किए और उस पे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्रिएट किया। उसको क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं जी रिसर्च करना। आइए देखिए चलते हैं जो बुकिश लैंग्वेज में क्या दिया है, ये देखिए रिसर्च क्या बोल रहा है जी। रिसर्च का मतलब देखिए, कहता है
द सिस्टमैटिक rigorous investigation of a situation or problem in order to generate new knowledge or validate existing knowledge। अभी मैंने बोला था कि कुछ या तो कुछ नया नॉलेज, एक तो होता है भैया एकदम नहीं है तो उसको हम कर रहे हैं बेसिक से, एक होता है भाई साहब ऐसा है कि हमारे पास कुछ नॉलेज है, उसके बारे में किसी ने रिसर्च किया है, बट उसमें कुछ कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो वो नहीं कर पाए या उन्होंने उस पॉइंट को नहीं देखा, वो उस व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाए, तो उस व्यू पॉइंट को लेकर हम क्या करते हैं, हम उस पे काम करते हैं और वो मेरी भाई साहब हो जाती है क्या, उस फील्ड में एक नई रिसर्च। नहीं, हाँ जी, कह रहा है सिंपली पुट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। अगर बोल रहा है सिंपली भाषा में बात करें तो रिसर्च क्या है, प्रोसेस है किसका, नई नॉलेज को डिस्कवर करने का। बिल्कुल सही कह रहा है। दिस नॉलेज कैन बी आइदर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट और द एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज लीडिंग टू न्यू अंडरस्टैंडिंग दैट वाज नॉट प्रीवियसली नोन। देखिए एकदम एग्जैक्टली वही लिखा है ना कि भाई साहब क्या बोल रहा है, बोल रहा है या तो एकदम नया कॉन्सेप्ट डेवलप करिए आप, या फिर जो थ्योरी ऑलरेडी दी रखी है किसी ने, उस थ्योरी पे उनकी क्या, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नहीं समझ पाए या फिर उन्होंने उस पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी नजर उस पे पड़ी, तो आप क्या कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नई एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो जो प्रीवियसली नहीं हुआ था, जो पहले दैट वाज नॉट प्रीवियसली नोन, यानी कि पहले उसकी जानकारी नहीं थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं जी रिसर्च। आइए, कह रहा है रिसर्च इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू नॉलेज टू फाइंड आंसर टू अ क्वेश्चन। एक किसी क्वेश्चन का आंसर्स को फाइंड करना क्या बोल रहा है, डिस्कवर करना क्या बोल रहा है भाई साहब क्या है, रिसर्च है। कह रहा है द वर्ड रिसर्च हैज टू पार्ट्स, re means again and search means find, which denote that we are taking up an activity to look into an aspect once again, or we want to look for some new information about समथिंग। बोल रहा भाई साहब ये क्या है, रिसर्च का मतलब री मीन्स क्या होता है अगेन, और सर्च मीन्स फाइंड आउट। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब किसी एस्पेक्ट को, कोई एक पहलू जो पास्ट में, पास्ट की थ्योरीज में किसी ने छोड़ रखा था, या उस एस्पेक्ट को, उस पहलू को नहीं समझा था या नहीं देख पाया था, उस पहलू को अगर हमने देखा तो उसको एक नए एस्पेक्ट की तरफ ले जाना, एक नए इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाना, वो क्या है, वो है जी रिसर्च। आइए चलते हैं। कह रहा है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। देखिए कुछ कुछ लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है, ये तो मैंने आपको आपके पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, फिर भी एक दो डेफिनेशन में पढ़ देता हूं जिससे आपको इजी हो जाएगा। आइए जी, सबसे पहला डेफिनेशन जी हम लोग पढ़ते हैं, एक है कोठारी, CR कोठारी की एक बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, तो उससे लिया हुआ एक रिसर्च का डेफिनेशन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रिसर्च इज मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, concept or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge, whether that knowledge adds in construction of a theory or in the practice of an art। देखिए जी, हर डेफिनेशन का मतलब सेम ही होगा कि पास्ट या तो कुछ नया नॉलेज को जनरेट करो, या पास्ट में कुछ या थ्योरीज बनी है, उस थ्योरीज में से कुछ आप क्या निकालो, कुछ उसके व्यू पॉइंट्स को जिन्होंने स्टडी नहीं कर पाया है या फिर उन्होंने नहीं समझा, उस व्यू पॉइंट्स को निकालो और वो व्यू पॉइंट को लेकर आप क्या करो, एक नई थ्योरी जनरेट करो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, रिसर्च बोलते हैं। आइए, कह रहा है क्रेसवेल ने क्या कहा है, देखिए कहता है रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स any gathering of data, information and facts for the advancement of knowledge। बाकी और सारा ये है, मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। देखिए जी, अब आ रहा है जी प्रोसेस ऑफ रिसर्च। मैंने अभी बोला प्रोसेस का क्या मतलब, कि वो रास्ता जिसके थ्रू हम रिसर्च करते हैं। नहीं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च का मतलब ये हुआ कि वो वे, कौन सा वे है जहां से हम रिसर्च शुरू करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे, क्या करेंगे जिससे हमारा एक कंक्लूजन निकल के आएगा और हमारी व्यू पॉइंट जिसको हमने खोज रखा है वो व्यू पॉइंट्स फाइनली एक रिजल्ट लेके आएगा। आइए जी, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। सबसे पहला प्रोसेस क्या है जी, ये ध्यान दीजिएगा, एक देखिएगा। सबसे पहला है जी आइडेंटिफाई करना है कि आप प्रॉब्लम को, अब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा तो आप रिसर्च कैसे करेंगे। देखिए जी, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कहां से करेंगे आप,
जब आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको पता होगा कि भाई साहब हमको इस चीज के बारे में नॉलेज है, या इस चीज के बारे में कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे होंगे मार्केट में, किसी तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, और वहां से आपको जागृत होगी कोई इच्छा, कोई एक मतलब बेसिकली कह सकते हैं उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। अब जब उस टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ पढ़ोगे, कुछ लिटरेचर देखोगे, कुछ अलग तरीके से सोचोगे, और फिर तब जाके भाई साहब आप अलग अलग लोगों के जिन्होंने थ्योरीज बना रखी है उनके बारे में पढ़ोगे। वहां से आप जब कंक्लूड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम मिलेंगे। वहां से आप करोगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कि भाई साहब एक ये प्रॉब्लम है जिसको इस पे इन्होंने काम नहीं किया, तो हम चलते हैं आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। उसके बाद आइडेंटिफाई प्रॉब्लम जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई साहब ये चीज तो हमें करनी है, ये चीज नहीं किया हुआ है मार्केट में, इससे सोसाइटी का बेनिफिट होगा, तो क्या है अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू किसने किया। लिटरेचर रिव्यू मतलब कि उस आपने जिस टॉपिक के बारे में बोला सोचा है, क्या वो टॉपिक से रिलेटेड किसी ने रिसर्च किया है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने किससे उससे रिलेटेड कोई जर्नल्स छपे हैं या नहीं छपे हैं, तो वो सारे चीजें किसमें आ जाएंगी, लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगी। और अब जैसे ही आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको भरपूर आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको कैसे इस टॉपिक को फाइंड आउट करना है। उसके लिए अब आपको बनाने पड़ेंगे जी उद्देश्य, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे ही लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट किया अपने आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स के। भाई साहब ये चीज हमें कर लेना है, ये चीज मेरा पर्पस है, इस स्टडी को करने का पर्पस मेरा यही है। उसके बाद जैसे ही आप ये ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हो, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है जी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की। सर हाइपोथेसिस क्या होता है, सर ये तो नया वर्ड लग रहा है। देखिए हाइपोथेसिस बोलता है एक एजम्पशन कि भाई साहब हम ये जो करने जा रहे हैं इसका ये बेस मैंने ले रखा है, नहीं, उसको बोलते हैं जी हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जैसे ही हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिए, अब आप बनाओगे जी रिसर्च का डिजाइन कि स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्चुअली ब्लूप्रिंट क्या होगा रिसर्च का, कैसे कैसे हम करेंगे रिसर्च, वो चीज। उसके बाद सैंपलिंग का क्या प्रोसीजर होगा, जो डेटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं उसका सैंपल क्या क्या लेना है, कौन सा सैंपल हम लेंगे, कौन सा सैंपलिंग मेथड्स यूज करेंगे, वो सारा कहां हम देखेंगे, सैंपल डिजाइन में देखेंगे। और फाइनली सैंपलिंग का डिजाइन देखने के बाद हम करेंगे जी डेटा का कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करने के बाद यानी कि मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट करने के बाद हम करेंगे जी डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस करने के बाद जी हम करते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। देखिएगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन बनाना, और लास्ट में डेटा के बेस पर उसकी टेस्टिंग करना, अलग अलग टेस्ट लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत सारे टेस्ट हैं, नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक टेस्ट है, वो हम लोग जब रिसर्च के क्लासेस जो मेरे 8 बजे के रात में होते हैं उसमें आप कंटिन्यू रहिएगा, वहां रिसर्च आएगा, अभी नेक्स्ट टीचिंग आने वाला है उसके बाद रिसर्च आएगा, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि भाई और भी डीप में हम इसकी स्टडी करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद हम फाइनली क्या करेंगे जी इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग। अब देखिए जी हमारा पार्ट हो गया अब इंटरप्रेट करने का, कंक्लूजन आने का, तो ये उसके बाद हम कर देंगे जी रिपोर्ट बना देंगे और इंटरप्रेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च में यही नहीं, बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी दे देगा जिससे आपको लगेगा यार ये तो मेरे पढ़ा ही नहीं था। तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च कहने का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि चाय बनाने का कई रास्ता हो सकता है, नहीं किसी कोई आप मान लेते हैं कोई चाय बना रहा है तो कोई आदि दे, कोई इलायची भी डाल देता है, ठीक है, कोई कम बिना शुगर का चाय बना लेता है, तो बना तो चाय रहा है ना। तो रिसर्च करने का भी रास्ता बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, सॉरी रिसर्च करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है क्या कि कोई भाई साहब हो सकता है डेटा कलेक्ट ना करे, वो सेकेंडरी डेटा पर रिसर्च कर ले, है ना, कोई प्राइमरी डेटा ना करे सेकेंडरी डेटा पे कर ले, ठीक है, कोई हो सकता है बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च कर ले, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की जरूरत ना पड़े, सोशल साइंस वाले रिसर्चर को ये नहीं पड़ती है। तो देखिए रास्ता बहुत हो सकता है, लेकिन करना क्या होता है, रिसर्च करना होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड यानी कि प्रोसेस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, क्या कि देखिए ये प्रोसेस ऑफ रिसर्च तो मैंने इतना बता दिया कि देखिए 10 तरीके के रिसर्च टाइप्स, मतलब सॉरी 10 स्टेप होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कैसे पूछ देगा, मान लेते हैं कि ये जो पहला नंबर वाला है, ये देखो, एक मिनट रुकिएगा दिखा रहा हूं, हाँ जी, ये देखो ये जो पहला नंबर वाला है
ठीक है, ये पहला नंबर वाला दिया, फोर्थ नंबर दिया, 6 दिया और लास्ट में जी एक और दे दिया, मान लेते हैं 8 नंबर वाला दिया। यही 4 ऑप्शन दिया आपके पास। और ऑप्शन कैसा, पहले दे देगा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर दे देगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर लेगा डाटा कलेक्शन और फिर दे देगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन में दे देगा पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर दे देगा डाटा कलेक्शन, फिर दे देगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और लास्ट में देगा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। और फिर तीसरा नंबर ऑप्शन जो रहेगा उसमें रहेगा पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तीसरा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, चौथा दे देगा डाटा कलेक्शन और पांचवा दे देगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। समझ रहे हो? तो क्या है कि जरूरी नहीं कि प्रोसेस में आपके 10 के 10 स्टेप्स पूछ दे या ऐसा कभी जरूरी नहीं है। बस आपको याद रखना है कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या होता है। जरूरी नहीं कि पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है फिर लिटरेचर रिव्यू नहीं आया तो हम रोने लग गए, अरे यार लिटरेचर रिव्यू तो दिया ही नहीं और हम लोग पहले उसके बाद तो लिटरेचर रिव्यू पढ़े थे। अरे भाई साहब उसके बाद वाला स्टेप देख लो, शायद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा, इससे आंसर बना लो। समझ रहे हो? तो ऐसे करना है। मतलब प्रोसेस ऑफ रिसर्च में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ये बस ध्यान रखना है। अब उस बेसिस पर पहला नंबर वाला ऑप्शन में है, फोर्थ नंबर फिर उसके बाद ऑप्शन में 8 नंबर है, 10 नंबर है, तो हम उस बेसिस पर उसका इवैल्यूएशन कर लेंगे। समझ रहे हो? आगे आगे और क्वेश्चंस हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं आप क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, चलिए देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू द साइंटिफिक मेथड। अभी देखिएगा, अभी समझ में आएगा आपको। ये देखिए, अब देखिएगा जी, पहला देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे प्रॉब्लम को या डिफाइन करते थे प्रॉब्लम को। देखिएगा क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन पढ़िएगा। देखिए इसमें 10 तो नहीं है, अब मान लेते हैं हर ऑप्शन में अगर 10 स्टेप दे दे तब तो ये पेज एक ही में भर जाएगा। तो देखिए इसमें 5 ही स्टेप दिया हुआ है। अब इस 5 स्टेप में आपको समझना है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला जी, पहला ऑप्शन में देखते हैं, कहता है सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लो तब ना सॉल्यूशन पे जाओगे। तो ये तो पहला में ही गलत हो गया जी। ये क्या हो गया, पहला में ही गलत हो गया। चलिए दूसरा चलते हैं, कहता है परसीव द प्रॉब्लम सिचुएशन लोकेटिंग। देखो परसीव द प्रॉब्लम सिचुएशन तो ये ठीक है, चलो एक इसको अभी मान लेके चलते हैं। लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम, डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन ये कहां से आ गया, डेफिनेशन होता है क्या, कहीं पढ़ा है हमने किस चीज का डेफिनेशन यहाँ पे, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम और इसका डेफिनेशन नहीं, ये तो डाउट लग रहा है। हाइपोथेसाइजिंग, डिड्यूसिंग द कंसीक्वेंस ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन। चलो फिर भी एक बार मान लेते हैं हम लोग कि चलो इसको भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे पढ़िए, कह रहा है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। देखो याद करो, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, इसका मतलब सबसे पहला यही था। चलो आगे बढ़ो, आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद कॉज को बोल रहा है। सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उससे पहले सबसे पहले डिफाइन अ प्रॉब्लम, उसके बाद आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, फिर है डिफाइनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब डेटा कलेक्शन, उसके बाद है ड्रॉ अ सैंपल, कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स। ये भी थोड़ा सा लग रहा है डाउट कि ये हो सकता है। आइए उसके बाद वाला में चलते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द कॉजल फैक्टर्स। सबसे पहले कॉजल फैक्टर नहीं सर, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम पहले, बाद में कॉजल फैक्टर को हम लोग देखते हैं, तो ये भी गया। अब इन दोनों में कैसे सर्च करें सर, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि हम परसीव द प्रॉब्लम सिचुएशन पहले नहीं करते हैं, पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। मैंने बताया था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले कि प्रॉब्लम अगर आपके पास होगा तभी उस कॉज तक पहुंच पाओगे, उस रीजन तक पहुंच पाओगे। पहले ही प्रॉब्लम अगर आपके पास नहीं रहा तो कॉज किसकी ढूंढोगे, पहले प्रॉब्लम तब उसका कारण, है ना। तो आंसर इज थर्ड नंबर। समझ में आई? देखो ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं जी, क्या है, कह रहा है विच सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन दी लिस्ट गिवन बिलो। आ जाओ जी, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाँ ये लग रहा है, फिर एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। चलो एक बार इसको देखते हैं, ये छोड़ दो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, तो ये तो गया। फिर आ जाओ जी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। चलो ये भी इसमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है।
अब ऊपर वाले में देखो कि ये एनालिसिस कब हम लोग करते थे, डेटा एनालिसिस लास्ट में, याद होगा आपको 7th या 8th स्टेप में, तो ये भी गया। अब आ जाओ जी 4th नंबर में देखते हैं, कहता है प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन होता है डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डेटा कलेक्शन। देखो डेटा कलेक्शन से पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाते थे ना, हाँ सर, हाँ फॉर्मुलेट करते थे। देखो लिखा हुआ है हाइपोथेसिस मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, उसके बाद कलेक्ट डेटा, तब डेटा एनालिसिस और ये करते थे फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन करते थे। तो आंसर इज 3rd नंबर। देख रहे हो स्टेप पे सारी चीजें हैं जी, बिल्कुल सर देख रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्या है जी, देखिए जी कह रहा है Which of the following is an initial mandatory requirement for the pursuing research। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप एक बात बताओ तो। सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि आपके पास रिसर्च के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। तो क्या है रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब कि उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, सवाल होने चाहिए, तभी तो रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट मतलब रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है, डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, तो बात की बात है भाई। डेटा एनालिसिस भी डेटा कलेक्शन की बात है। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, ये भी बात का चीज है। सबसे पहला होना चाहिए जी ये, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, तो क्या हो जाएगा जी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को ही रिसर्च प्रॉब्लम कहा गया, इसमें कोई फर्क नहीं बहुत ज्यादा है ना। चलिए अब आइए जी नेक्स्ट क्या है जी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेप्स ऑफ यूजिंग क्वांटिटेटिव पैराडाइम। चलिए जी देखते हैं, कह रहा है सबसे पहले हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, पहला वाले में नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद है एस्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहला था, चलो इसको ध्यान में रखा जा सकता है। आगे देखते हैं, फिर कहता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है जी एस्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रॉब्लम होगा जा सर, उसके बाद हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, होगा सर, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाँ सर, उसके बाद जनरलाइजेशन और कंक्लूजन भी करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं, हाँ सर ये तो ठीक लग रहा है पूरा पूरी। फिर एक बार देख लेते हैं नीचे, कह रहा सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर सैंपल सिलेक्शन करें, फिर डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन करें और फील्ड वर्क। नहीं सर ये तो आधा अधूरा है, ये सैंपल सिलेक्शन इसके बाद होता है, पहले रिसर्च डिजाइन तब सैंपल सिलेक्शन और कलेक्शन करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसको चलिए कह रहा है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, ठीक है। सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, देखिए तो सर्वे रिलेटेड स्टडीज का करना पहले नहीं, पहले तो आपका ये हाइपोथेसिस फ्रेमिंग होता है ना, ये तो गया सैंपलिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, आधा अधूरा है ये सर, ये प्रोसेस नहीं है। तो मेन प्रोसेस क्या है, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी 4 का 2। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट शायद ऊपर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन यूजिंग द हाइपोथेटिक डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। यहां भी बोल रहा है भाई साहब ढूंढो कौन सा है। सबसे पहले हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं, नहीं सर ये भी गलत हो गया। आप ध्यान रखना सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं या क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं या प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले वही होगा। उसके बाद देखो जी दूसरा नंबर स्टेबलिंग रिसर्च प्रॉब्लम, हाँ ये तो हो सकता है, चलो। उसके बाद क्या है जी 3rd नंबर हाइपोथेसिस मेकिंग, नहीं सर पहले थोड़ी हाइपोथेसिस मेकिंग होता है, ये भी गलत। फिर उसके बाद 4 नंबर में क्या है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी सर लास्ट में होता है, बाद में होता है, एकदम लास्ट वाला चीजें पहले दे रहा है। तो देखिए आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको स्टेप्स याद है तो आंसर ऐसे निकल के आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें छाटना वाला सीखना है, उससे क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा आंसर आपका इजी निकल जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्या होगा जी 2 आंसर। अब आ जाइए 6 नंबर, हाँ जी देखिएगा ध्यान से इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है अरेंज द स्टेप्स इन द हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस। आइएगा जी सबसे पहला क्या है जी, सबसे पहला बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, यही होता है जी, सबसे पहले हम लोग यही करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सबसे पहले होगा, तो जिसमें ए ऑप्शन नहीं है उसको पहले हटा दीजिए, ये गया। उसके बाद पढ़िए, कहता है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिफाइनिंग ए सबसेट ऑफ थ्योरम। ये देखिए पॉपुलेशन को डिफाइन करने का मतलब वो कहीं ना कहीं सैंपल की बात कर रहा है, वहां से वहां की बात कर रहा है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। डेटा कलेक्शन ये भी लास्ट की बात है। और उसके बाद क्या जी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, देखिए हम लोग बनाते थे सबसे पहले क्या रिसर्च प्रॉब्लम के बाद क्या देखते थे, उसके बाद हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते थे, लिटरेचर रिव्यू के बाद क्या करते थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते थे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के बाद तुरंत क्या था
हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन था जी। तो ये क्या है, सेकंड स्टेप हो गया। अब दो को बीच में गायब कर दिया, ये यही इसी की बात में कर रहा था कि देखो बीच में दो गायब कर दिया, लेकिन उसके बाद का स्टेप हमें पता है ना कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। हाँ जी सर, तो ए के बाद क्या है सर, डी। तो देखिए कहां है ए के बाद डी, कहां है, अपने आप आंसर निकल के आएगा। आगे आगे आपको करने की भी जरूरत नहीं है ना, आगे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। देखिए ये उसके बाद क्या है जी, बी में क्या है जी, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिफाइनिंग सबसेट ऑफ थ्योरम, सैंपल के लिए। फिर क्या है जी, सी में डेटा कलेक्शन करेंगे और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे। नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, नल और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सारा करते हैं हम लोग, है ना। तो अभी आंसर क्या हो गया जी, 6 नंबर। वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे टेस्टिंग, जब हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे 8 बजे रात वाली क्लास में। चलिए 7 नंबर क्या होता है, बोलता है व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। क्या है सीक्वेंस, क्या है साइंटिफिक मेथड में उसका सीक्वेंस क्या है जी, आइए पढ़ते हैं। कहता है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय द आइडेंटिफाई द वैल्यू। नहीं, ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए हाइपोथेसिस मेकिंग हम कब करते हैं, 3 स्टेप के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद। उससे पहले, ऑब्जेक्टिव से पहले मेरा क्या आपका ये है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के बाद हमको ऑब्जेक्टिव देखना पड़ता है, नहीं, हाँ वो सारा चीज है। अभी देखते हैं, आइए क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हाइपोथेसिस नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ये देखिए लग रहा है ना कुछ, क्या बोल रहा है, हम लोगों को नीड फील हुआ, जरूरत फील हुई कि क्या, कि भाई साहब ऐसा है कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम यहां दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या, यही होगा, बी। आ जाइए जी बी। अब बी वाला जो सबसे शुरू में है उसको रहने दीजिए, बाकी हटा दीजिए। तो ये गया और ये गया। अब देखना है कि बी के बाद क्या होगा। चलिए जी, उसके बाद क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। अब देखो पहले हमको फील हुआ नीड, कि भाई साहब नीड फील हो रहा है। अब देखो ये तो मैंने रिसर्च में प्रोसेस में नहीं बताया था, ये तो ये समझने वाली चीज है जो मैंने आपको प्रोसेस से पहले बताया था कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को उस नजरिए से देखते हैं तो पहले हमें देखना पड़ता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, ये वही तो होती है ना फीलिंग, उसी की बात कर रहा है कि देखो फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कि कोई एक नीड हमको फील हुआ जो क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो उस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिए वही कह रहा है, आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। अब आ जाइए बी के बाद सी। चलिए ये कट गया, आंसर आपका ये आ गया एकदम। देखो बेसिक चीजें हैं, अगर कॉमन चीजें लगाओगे दिमाग से, आंसर खुद बोलेगा आ जा भैया ले जा, सही 2 नंबर ले जा, ऐसे है, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं ए में क्या आएगी, हाइपोथेसिस मेकिंग। अब उसके बाद हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं और लास्ट में डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जी कर देते हैं। आइए जी अब चलते हैं जी 8 नंबर में, क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन द इज लार्जेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। देखिएगा जी इमेजिनेशन की बात कहां आती है, तो मैंने कहीं आपको अभी रिसर्च बताते के समय मैंने कहीं अजम्पशंस की बात की थी। कहां बात की थी बताओ सर, आपने बात की थी हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस में अज्यूम करते हैं, और अज्यूम करते हैं तो क्या इमेजिन करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ सर, अजम्पशन तो इमेजिनेशन से ही होती है। तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, हाइपोथेसिस मेकिंग और टेस्टिंग। डिफाइनिंग द डिसाइडिंग प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग नहीं होगा, वहां पे कोई क्रिएटिविटी नहीं, वहां तो आपको एकदम लगा देना पड़ता है सैंपल की, भाई ये सैंपल लगाना है, हाँ लगा दो। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें क्या क्रिएटिविटी, जो प्रॉब्लम है वही ना रहेगा। ऐसा तो नहीं हम प्रॉब्लम में क्रिएटिविटी क्या ढूंढ सकते हैं, नहीं। डेटा एनालिसिस विद यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटेटिव मेथड्स का मतलब हो गया जी पूरी तरीके से डेटा का बात कर रहा है, क्वांटिटी डेटा है 2 4 5 10, तो उसमें हम कोई क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते, उसमें कहीं जरूरत नहीं। तो क्रिएटिविटी कहाँ यूज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। आइए जी 2 और क्वेश्चन है, चलते हैं उसके बाद करेंगे फटाफट सवालों का एंड। आइए देखिए जी, इसमें बोल रहा है अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन दी थेसिस। थेसिस में जिस तरह से आपको प्रेजेंट किया जाता है वो काम को करना है। तो सबसे पहले क्या डिस्कशन, नहीं सर कभी नहीं करते डिस्कशन पहले, गलत बात। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नहीं सर उससे पहले हम क्या करते हैं प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ 2 है, एक है प्रॉब्लम, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, डिस्कशन और रिजल्ट और रिजल्ट्स ऑफ डिस्कशन। अब देखिए इसमें बताइए पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे तब रिजल्ट्स बनाएंगे कि पहले रिजल्ट्स देंगे तब डिस्कशन। सर पहले रिजल्ट्स देते हैं,
फॉर्मुलेशन के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट देते हैं और तब इंटरप्रिटेशन करते हैं, डिस्कशन से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा जी हमारा थर्ड। आइए जी लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। क्या क्या दिया हुआ जी, देखिए सबसे पहला क्या है जी, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा लग रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें भी लग रहा है डिफाइनिंग एंड पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है, कलेक्टिंग डेटा एनालिसिस एंड डेटा, चलिए ठीक है, इसको भी देखते हैं। सर्वे ऑफ रिसर्च, ये तो नहीं होगा, काट दीजिए पहले। डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम आना चाहिए। अब दोनों में कंपैरिजन करिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई डिफाइन किया रिसर्च प्रॉब्लम को, उसके बाद क्या किया जी, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और यहाँ क्या है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल। देखिए आपको देख के पता चल रहा है कि सर पहले हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं किसका, हाइपोथेसिस का, भले ही बीच में दो चीज गायब है, क्या क्या, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर और दूसरा क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये गायब है, लेकिन फिर भी इसके बाद का स्टेप यहां जो दिया हुआ है, इसके बाद का स्टेप तो यही होगा ना, तो आंसर ही क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। लीजिए जी, ये हो गया आपका खत्म प्रोसेस ऑफ रिसर्च। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम रिसर्च के प्रोसेस का क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।